क्या बंगाल चुनाव में 92 लाख वोटर्स जो वोटर लिस्ट से कट चुके थे, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल पाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे बंगाल में कटे हुए वोटर्स के मन में वोट देने की एक बार फिर से उम्मीद जग गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जैसे जैसे बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बंगाल की सियासत में रोज नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। ममता बनर्जी एफआईआर को सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा हथियार बना रही हैं, तो बीजेपी इसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बता रही है। लेकिन ये मसला सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी का नहीं। इस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। इस मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद एक सवाल टीएमसी के नेताओं के द्वारा पूछा जा रहा था और उन वोटर्स के द्वारा पूछा जा रहा था जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं या जिनके नाम स्क्रूटनिंग में छट गए। बार बार यह सवाल पूछा जा रहा था कि 23 अप्रैल को पहले फेज के मतदान में क्या वो वोटर्स वोट डाल पाएंगे। इसका जवाब अभी तक ना में था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब जो फैसला आया है उसमें ये साफ है कि अगर ट्रिब्यूनल में वो वोटर्स पहुंच गए हैं और उस मामले में उनकी सुनवाई हो गई है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो गए हैं, तो उन्हें वोट देने का अधिकार मिल सकता है। अब ये कैसे हुआ, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इससे कितने वोटर्स को फायदा होगा, कितने वोटर्स को राहत होगा, ये आपको मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि क्या अभी एसआईआर पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा है या दीदी के खिलाफ करप्शन का मुद्दा, एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा, हिंदुओं के खिलाफ सरकार के रहने का मुद्दा, मुसलमानों के अपीजमेंट का मुद्दा, यही सबसे बड़े मुद्दे बनकर रह जाएंगे। तो आपको बताती हूँ कि फिलहाल मतदान की स्थिति क्या रहने जा रही है और मतदाता क्या कर सकते हैं। मतदान की स्थिति ये है कि अगर ट्रिब्यूनल में मतदाताओं ने अपनी अपील डाली है और वो अपील अगर मंजूर हो जाती है तो मतदाता मतदान कर सकते हैं। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सप्लीमेंट्री सूची के माध्यम से ये मतदाता मतदान कर सकते हैं। आपको यहाँ ये बता देना जरूरी है कि 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज के चुनाव हैं और उससे पहले कितने वोटर्स कट गए थे, तो उससे पहले तकरीबन 92 लाख वोटर जो थे वो वोटर लिस्ट से कट गए थे। अब इन 92 लाख का यानी कि 92 लाख वोटर्स का फैसला कैसे होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये कहा गया था कि जिन वोटर्स के नाम कटे हैं वो ट्रिब्यूनल में जाकर अपील कर सकते हैं, लेकिन एक पेंच फंसा हुआ था। पेंच ये फंसा हुआ था चूंकि अब पहले फेज के मतदान एकदम नजदीक आ चुके हैं, वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी हैं, तो वो मतदाता फर्स्ट फेज वाले जो मतदाता हैं वोट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी है। अगर ट्रिब्यूनल में अपील की है और वो अपील अगर मंजूर हो गई है तो ये वोटर्स अब मतदान कर सकेंगे। अपील अगर लंबित है यानी कि अपील अगर पेंडिंग है, उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है या उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो मतदान नहीं कर सकते हैं। निर्णय की तारीख है 21 या 27। 21 या 27 क्यों है, क्योंकि 23 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होना है, उससे 2 दिन पहले, और 29 अप्रैल को सेकेंड फेज का मतदान होना है, तो उससे 2 दिन पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें जिन वोटर्स के नाम आएंगे वो वोटर्स मतदान कर सकते हैं। इसमें आधार क्या है, आधार है अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये विशेष आदेश दिया है। तो अब वो लोग जरूर राहत की सांस ले सकते हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए थे और उनके मताधिकार को लेकर सवाल थे कि क्या वो अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और क्या इससे उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के लिए आदेश क्या दिया है, ये भी आपके लिए जान लेना जरूरी है। आदेश जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये है कि आगामी चुनावों में मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्या संतुलन बनाने की कोशिश की गई है और इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। और कदम क्या उठाया गया है कि जो जानकारी है उसके आधार पर विवरण दिया गया है। विवरण क्या दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें यही कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अनुच्छेद 142 का जिक्र किया गया है, यानी कि आर्टिकल 142 संविधान के आर्टिकल 142 का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसके तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसका महत्व क्या है, महत्व ये है कि ये शक्ति कोर्ट को तब मिलती है जब किसी मामले में पूर्ण न्याय यानी कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए मौजूदा नियम अपर्याप्त
पर्याप्त हों, जैसा कि इस मसले में हो रहा था। एक कंफ्यूजन ये थी कि 92 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। आधार ये था कि कई ऐसे थे जो मृत थे, आधार ये था कि कई ऐसे वोटर्स थे जो डबल वोटर्स थे, यानी उनका वोट पश्चिम बंगाल में भी है और बाकी किसी और राज्य में भी है। कई ऐसे वोटर्स थे जो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर पा रहे थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे, और उसके लिए बाकायदा जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं उनको जगह जगह पर भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पेंडिंग केसेस रह गए थे। और जब फाइनल वोटर लिस्ट आई थी तो 92 वोटर्स के नाम कट गए थे। अब 92 वोटर्स कैसे काम करें, वो कैसे वोट दे सकते? तो सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी योग्य मतदाता का अधिकार ना छिन जाए। भाई यही सबसे बड़ी आपत्ति थी जो टीएमसी के द्वारा लगाई जा रही थी, और यही सबसे बड़ा सवाल था जो इस एसआईआर की प्रक्रिया पर खड़ा हो रहा था कि अगर कोई योग्य मतदाता है, एक भी योग्य मतदाता का अधिकार अगर छिनेगा तो ये इसके अधिकारों का हनन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत जो उसे शक्ति मिली है उसका इस्तेमाल किया है। और अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ट्रिब्यूनल में अपील कर चुके हैं और आपकी अपील अगर एक्सेप्ट हो चुकी है, तो आप अब मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं, आप मतदान कर सकते हैं। अब वोट कौन कौन दे पाएगा, जल्दी से आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि सवाल अब यही है कि भाई ट्रिब्यूनल में तो ज़्यादातर अपील लगाई जाएंगी, लेकिन किसकी अपील एक्सेप्ट होगी, किस आधार पर एक्सेप्ट होगी, कौन यहाँ पर एलिजिबल होगा, ये आपके लिए जान लेना ज़रूरी है। तो ऐसे समझिए, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल वो लोग ही मतदान कर सकेंगे जिनकी अपील जो है वो ट्रिब्यूनल में चल रही है, सुनवाई का परिणाम उनके पक्ष में आता है। वही वोटर्स एलिजिबल होंगे जिनकी अपील को ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिया है, और चांसेस हैं कि उनकी जो अपील है वो ना सिर्फ एक्सेप्ट की गई है बल्कि परिणाम उनके पक्ष में आएंगे। यदि अपीलीय ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमति देता है तो उसे 23 अप्रैल को वोट डालने का पूरा हक मिलेगा, यानी पूरी तरीके से ट्रिब्यूनल पर निर्भर करता है। समय सीमा क्या है? जिनकी अपील का निपटारा 21 अप्रैल तक हो जाता है वो मतदान कर सकेंगे। चूंकि 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज का मतदान होना है, जो वोटर लिस्ट है वो 21 अप्रैल को फ्रीज हो जाएगी। ऐसे में 21 अप्रैल तक जितने भी वोटर्स की समस्या का समाधान हो गया है वो मतदान कर सकेंगे। आदेश में 27 अप्रैल का भी उल्लेख किया गया है। ये उन क्षेत्रों के लिए है जहां सेकेंड फेज में मतदान होना है, यानी कि 29 अप्रैल को जहां मतदान होना है। यह महत्वपूर्ण बात क्या है? कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केवल अपील लंबित होने के आधार पर कोई वोट नहीं डाल सकता है जब तक ट्रिब्यूनल का अंतिम आदेश पक्ष में ना हो। यानी ऐसा नहीं है कि आपने अपील कर दी और आप इस बात पर सुनिश्चित हो जाएं कि अब आप वोट डाल सकते हैं। उस अपील का एक्सेप्ट होना, आपके पक्ष में फैसला आना इम्पॉर्टेंट है, और उसका निपटारा 21 या 27 अप्रैल से पहले होना होगा। इसके बाद ही आप वोट जो हैं वो डाल सकते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कदम उठाने के लिए कहा है। सप्लीमेंट्री संशोधित सूची यानी कि सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल आयोग को उन लोगों के लिए एक अलग या पूरक सूची जारी करनी होगी जिनके पक्ष में ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर भी सूचना देनी होगी, यानी पोलिंग अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इन नए जोड़े गए नामों को मतदान के दिन स्वीकार किया जाए, यानी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एसआईआर है क्या? एसआईआर को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ था, और 92 लाख वोटर्स आखिरकार कट क्यों गए? देखिए, मामला मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा है। बंगाल में अक्सर मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर विवाद होता रहा है। इस आदेश के बाद भी विवाद हुआ। ये कहा गया एसआईआर के बाद, ये कहा ममता बनर्जी ने कि जानबूझ के उनके वोटर्स को हटाया गया है और बाहरी राज्यों से लाकर वोटर्स को जोड़ा गया है। चुनाव आयोग और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाया। कई बार तो मुख्य चुनाव आयुक्त और टीएमसी के डेलीगेशन के बीच में झड़प की भी खबर सामने आई। हमने देखा अभिषेक बैनर्जी मिलने गए थे दिल्ली में चुनाव आयुक्त से, उस वक्त भी झगड़ा हुआ था और अभिषेक बैनर्जी तमतमाकर बाहर आकर कहा था कि चुनाव आयुक्त पूरी तरीके से बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हाल ही में एक और डेलीगेशन टीएमसी का गया था जिसमें डेरेक ओब्रायन थे, वो भी बाहर आए। 7 मिनट मुलाकात चली थी और उन्होंने भी आरोप लगाया कि हमें गेट लॉस्ट कह दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि चुनाव आयोग ने अपना पक्ष क्लियर किया और कहा कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। टीएमसी का डेलीगेशन चिल्ला रहा था, जोर जोर से बातें कर रहा था, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच में रसाकसी नहीं है, ये पुरानी रसाकसी है।
इस आदेश के बाद क्या होने जा रहा है, प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, ट्रिब्यूनल के फैसलों को लागू करने में देरी नहीं की जा सकेगी। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अपील अगर मंजूर है तो मतदान कर सकते हैं, अपील अगर लंबित है तो मतदान नहीं कर सकते हैं। तारीख निर्णय की है 21 से 27 अप्रैल। आधार है अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का विशेष आदेश। अनुच्छेद 142 यानी कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्रदान करता है कि अगर कोई भी मसला, कोई भी फैसला इनकम्प्लीट है और इससे नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर सकता है। ये आदेश उन हजारों नागरिकों के लिए बड़ी राहत है जिनका नाम तकनीकी कारणों से मतदाता सूची से बाहर था और जिन्होंने समय पर अपील दायर की थी, उनके लिए राहत की बात है। लेकिन अभी भी ऐसे लोगों के लिए राहत की बात नहीं है जिनके पास प्रूफ नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर जो अवैध तरीके से बंगाल में रह रहे हैं, उनके लिए ये फैसला कतई नहीं है। ये आम बंगालियों के लिए है। वो बंगाली जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। तो कुछ हद तक 92 लाख वोटर्स में से कुछ मामलों का निपटारा हो सकता है, लेकिन ये मसला बहुत बड़ा है। बीजेपी कहती है कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है, तो टीएमसी के अपने अलग आरोप है। अब देखना ये होगा कि आखिरी वक्त पर जो मतदाता सूची में शामिल होते हैं वो मतदाता किसके मतदाता होंगे, किसके वोटर्स होंगे और पश्चिम बंगाल में किसे जीत का सेहरा पहनाएंगे। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।